हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा अगला टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन। इसके बाद वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हमने एक एक करके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के न्यूमेरिकल्स में कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीजें अभी तक कवर कर ली हैं। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अभी बच्चों पहले तो हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आने वाला हूं। तो एक बार बच्चों स्टार्ट करने से पहले पूरा कंप्लीट रीड कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, तो ऑपरेटिंग इंडिविजुअली मैंने आपको पढ़ाया, इन्वेस्टिंग भी इंडिविजुअली पढ़ाया, फाइनेंसिंग का भी मैंने आपको पूरा का पूरा नॉलेज एक ही बार में दे दिया है। हमने उसको सेपरेट करके पढ़ा था, लेकिन अब हम कंप्लीट क्वेश्चंस में डील करने जा रहे हैं। तो यहां आप लोग देख सकते हैं बच्चों, विदाउट एडजस्टमेंट जो है वो हमारे क्वेश्चंस हैं। तो इनको देखते हैं हम लोग किस तरीके से यहां पर डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना पसंद करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2023। तो रीड करें बच्चों, यहां पे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। फिलहाल मेरे पास यहां पे बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले मैं देख सकता हूं शेयर होल्डर्स फंड है, प्रीवियस ईयर कितने का था 2 लाख का, करंट ईयर में कितने का हो चुका है 2,50,000। इसके अलावा बच्चों हमारे पास यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। प्रीवियस ईयर बैलेंस था 82,000 और करंट ईयर में बैलेंस हो गया 1,83,000। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स है 50,000 से 80,000 हो गई हैं। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स है बच्चों मेरे पास 1,10,000 से 1,50,000 के हो चुके हैं। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज हैं 20,000 से कम होकर 12,000 पे आ गई हैं। चलिए, तो सारी की सारी इक्विटी एंड लायबिलिटी हमने स्टडी कर ली है बच्चों। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो एसेट्स में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स प्रीवियस ईयर 1,17,000 के थे, अब 2,74,000 के हो गए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 55,000 से 68,000 के हो गए। इसके अलावा इन्वेंट्री हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब एक चीज याद रखना बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट याद होना जरूरी है। अगर आप में से किसी को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट याद नहीं है तो पहले जाइए मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले वीडियो में और वहां से पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है बच्चों उसको सीखिए। मैंने बहुत ही डिटेल में वहां पर बताया कि कौन सा आइटम किस तरीके से लिया जाता है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है उसके लिए हमें अकाउंट बनाते आना चाहिए। और बच्चों इसके बाद जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है वो भी मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो अब हम यहां पर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको एक ही बार में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रेजेंटेशन पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं तो कई बार बोलता भी हूँ कि अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। यहां पर जितना आप नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखेंगे उतना चेक करने वाले को आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों में आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग जो है वो अपना फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। तो हम यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वीडियो को सिर्फ देखिएगा नहीं, मेरे साथ आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। तो यहां पर आ जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। इसके बाद बच्चों यहां पे आप लोग लिखिएगा पर्टिकुलर्स और यहां लास्ट में लिख दीजिएगा अमाउंट। इसके बाद बच्चों जैसे कि आपको पता है कि पूरा का पूरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ए मैंने यहां पे ले लिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमें यहां पर क्या करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट यहां पे बोलते जा रहा हूं और यहां से सिर्फ वही आइटम उठाए जाएंगे जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से। तो बच्चों यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।
सेस को तो वर्किंग नोट में बनाया जा सकता है। आप चाहे तो बच्चों ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है, आप जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है उसे वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं और यहां डायरेक्ट सॉल्यूशन का पार्ट भी उसे बना सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के लिए हमें सबसे पहले बच्चों देखना होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर हमारे पास कितने के 82,000, करंट ईयर में कितने हो गए 1,83,000। तो बच्चों डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 82,000 और 1,83,000 का डिफरेंस निकल कर आएगा 1,01,000। अब बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है हमको। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के बाद अगला आइटम हमारा क्या होता है सर, होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए यहां पर कहीं पर भी आपको ट्रांसफर टू रिजर्व दिख रहा है क्या? नो सर। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद होता है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ना हमेशा आपको करंट लायबिलिटीज के अंदर गिवन होगा। देखिए आपको यहां पर करंट लायबिलिटीज के अंदर कहीं पर भी प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है क्या? नो सर। उसके बाद आता है बच्चों इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड के लिए बच्चों हम लोगों को ना एडजस्टमेंट्स देखने होते हैं, लेकिन सर एडजस्टमेंट्स कैसे देखेंगे? टॉपिक ही विदाउट एडजस्टमेंट्स है। इसके बाद होता है फाइनल डिविडेंड पेड, वो भी बच्चों हमें एडजस्टमेंट्स में देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो भी जनरली आपको एडजस्टमेंट्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है इनकम टैक्स रिफंड, ये भी आपको एडजस्टमेंट्स में ही देखने को मिलेगा और हमारे पास एडजस्टमेंट्स है ही नहीं। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ही अपने आप में क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसी को बच्चों मैं क्या ट्रीट कर लूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद सबसे पहले क्या ऐड किया जाता है? डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है कि नहीं। अब डेप्रिसिएशन की एक छोटी सी कहानी होती है बच्चों, बहुत आप लोग उसको डिटेल में समझिएगा। आपके पास जितने भी नॉन करेंट एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट लैंड, क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी नॉन करेंट एसेट्स होते हैं हमारे पास एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के, एक्सेप्ट लैंड, तो हमारे पास जितने भी नॉन करेंट एसेट होते हैं एक्सेप्ट लैंड, अगर उनकी वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कम हो रही होती है तो हमें उसे ट्रीट करना होता है डेप्रिसिएशन, अंटिल अदरवाइज हमारे पास उसका रिगार्डिंग कोई ना कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। जिस टॉपिक में हम लोग डील कर रहे हैं ये है विदाउट एडजस्टमेंट, और डेप्रिसिएशन जनरली आपको कहां देखने को मिलेगा? एडजस्टमेंट में देखने को मिलेगा, या फिर बच्चों यहां पर ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होना चाहिए था, वो भी गिवन नहीं है। तो तीसरा जो अल्टरनेटिव होता है वो ये होता है कि हमारे नॉन करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज होने की जगह क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, तो जो डिफरेंस होता है बच्चों वो डेप्रिसिएशन होता है। और यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि आपके नॉन करेंट एसेट्स जो है यहाँ पर वो डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी नहीं है बच्चों। डेप्रिसिएशन के बाद हमारा अगला आइटम जो होता है वो होता है अमोर्टाइजेशन। तो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही होती है उसे बोला जाता है अमोर्टाइजेशन, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। उसके बाद बच्चों हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स के लिए आपको बोरोविंग्स पे जाना पड़ेगा। तो यहां देख सकते हैं आप लोग लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हमको दिख रही है। हमारा जो स्टार्टिंग में है वो कितने का है? 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 80,000। और यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों फेस के सामने ना इसके 15% दिख रहा है। तो डिबेंचर के फेस के सामने जो 15% रेट लगी हुई है, ये रेट ही क्या है सर? ये इंटरेस्ट की रेट है, इसी से इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास तो ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा बच्चों जो कैलकुलेशंस होते हैं ना वो किस वैल्यू पे किए जाते हैं? ओपनिंग वैल्यू पे किए जाते हैं। तो 50,000 का हम लोग 15% निकाल लेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा सर? ये निकल कर आ जाएगा लगभग 7,500। तो यहां पर हम लोग अब लिख देते हैं एड इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? सर 50,000 हमारे पास डिबेंचर्स की ओपनिंग वैल्यू गिवन थी, 15% इसका आपको कैलकुलेट करना है, तो सर ये हो जाएगा 7,500। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेट याद होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के बाद आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, नहीं है स्किप कर दीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, स्किप कर दीजिए। इंटरिम डिविडेंड नहीं है, फाइनल डिविडेंड नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी नहीं है। इन सबको ट्रीट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद इसमें ऐड करना होता है डेप्रिसिएशन, जो कि क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं था। इसके बाद लिया जाता है अमोर्टाइजेशन, जो कि क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन होता है तो मैं इसके आपको क्या ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं यहां पर कि या तो कहां पे होना चाहिए था? एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट्स ही नहीं। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर गिवन होगा तो वहां से डेप्रिसिएशन मिल जाता है, वो भी नहीं है। और बच्चों इसका थर्ड ऑल्टरनेटिव ये होता है कि अगर आपके नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कम हो रही है तो उसे डेप्रिसिएशन ट्रीट कर लिया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है।
उसके बाद लिया जाता है अमोर्टाइजेशन। इस क्वेश्चन में कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। तो हमने क्या किया सर, आप यहां पर गए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में जो 15% डिबेंचर्स थे, ओपनिंग का आपने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकल कर आ चुका है, या इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स निकल के आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स के बाद क्या आता है बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यार कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था, तो आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट और लॉस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बाद हमारे पास आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास यहां पर किसी तरीके का कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आता है आपका शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जनरली ये एडजस्टमेंट्स के अंदर होते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये भी एडजस्टमेंट के अंदर होता है। अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ ये भी बच्चों जनरली हमें एडजस्टमेंट्स में ही देखने को मिलता है। तो हमने यहां तक कवर कर लिया है। अब हमारे लेस आइटम स्टार्ट होते हैं, और लेस आइटम में सबसे पहले आता है बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहां कोई सेल नहीं हो रही है तो प्रॉफिट का कोई सवाल नहीं होता। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला आइटम आता है ना, वो होता है लेस में इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। इन तीनों में से ना एक बहरूपिया यहां पे छुपा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं उसको बहरूपिया क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड में ना जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो कहां से कैलकुलेट किया जाता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। तो सर करिए ना कैलकुलेट। अरे कैसे करूं, इसके सामने कोई परसेंटेज का रेट ही गिवन नहीं है। तो अगर हमें परसेंटेज गिवन नहीं है, कोई रेट गिवन नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन में भले ही उसके बारे में कुछ भी ना भूले, तो भी बच्चों अगर इसके सामने कोई रेट लगा होता ना इंटरेस्ट का, तो मैं कैलकुलेशन कर लेता कौन से बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे। तो ये चीज हमेशा पैरेलली अपने माइंड में घोड़े की तरह दौड़ाते रहिएगा कि अगर यहां पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के सामने परसेंटेज लगा है तो उससे इंटरेस्ट रिसीव्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है। उसके बाद आता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। तो बच्चों मैं इन दोनों को उठा के कर देता हूं ऐड, और अब हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बच्चों हर क्वेश्चन में आपको कुछ इनसाइट्स दे रहा हूं, वो इनसाइट्स जरूर समझते चलिएगा। जैसे डेप्रिसिएशन और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट का इनसाइट मैंने आपको दिया, तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इनको बच्चों अभी काम करते हैं, अपन ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 1,08,500। अब इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद ना वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के स्टेटस में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस हमको यहाँ पे दिखाने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। मतलब ये ना एक दूसरे के बेसिकली जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब हम जाएंगे बच्चों क्वेश्चन में, और वहां जाके एक एक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को चेक करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज यहां पर नहीं लेना है। तो सीधे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मुझे चाहिए, अभी देखो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। शादी ब्याह में गए ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो घोड़ा जो है, या घोड़ा नहीं सॉरी, घोड़ी के ऊपर शायद दूल्हे को बैठा लग जाता है, वो डिस्टर्ब नहीं होना, तो उसके ऐसे आंखों के अगल बगल दो बैंड टाइप का लगा दिया जाता है। तो वैसे ही ना आप अपना फोकस ना अभी सिर्फ और सिर्फ इतने पे रखिएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। मतलब आपको ये ढूंढना है कि कौन सा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो हम सीधे कहां चले जाएंगे, हम बैलेंस शीट में सीधे चले जाएंगे करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स में जाके देखेंगे कौन सा करंट एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है। देखिए इन्वेंट्री आपको गिवन है, आप बताइए इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है क्या। पहले तो कंपैरिजन करना सीखो, 2022 से 2023 में देखना है। कई बार ये लोग क्वेश्चन को अल्टी पल्टी भी कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में देखना है। तो 1,50,000 से इंक्रीज होके कितना हो गया, 2,06,000। मेरे को इंक्रीज इन करंट एसेट्स चाहिए क्या, नो सर आपने तो हमें बैंड लगा दिए, हम तो सिर्फ अभी डिक्रीज इन करंट एसेट्स ही देखेंगे। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में भाई इन्वेंट्री तो नहीं आएगा। अब आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 के थे, और अब कितने के रह गए हैं करंट ईयर के अंदर, 32,000 के। यहां देखिए अब ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो कितने से डिक्रीज हो रहे हैं ये भी अगर हम लोग निकाल लें, तो सर ये 38,000 रुपीज से डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स को कंसिडर करूंगा। तो बच्चों मैं यहां पे लिख दूंगा ट्रेड रिसीवेबल्स 38,000। तो यहां पर आके बच्चों आप लोग लिख दीजिए 38,000। ठीक है, अभी और चेक करते हैं कि और कोई हमारा है क्या यहाँ पर
कैश इन कैश इक्विवेलेंट ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको कैश इन कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना है, ये आंसर बनाने के काम आता है। देखिए एक और नई इनसाइट आपको दे रहा हूं कि यहां पर जब कभी भी करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन होंगे और कैश इन कैश इक्विवेलेंट गिवन होगा, इनमें ऑल्दो इंक्रीज और डिक्रीज होगा ही होगा, लेकिन उसका इंक्रीज और डिक्रीज आपको कंसीडर नहीं करना है, वो आंसर बनाने के काम आते हैं। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब मैं अपना जो बैंड है ना बच्चों वो शिफ्ट कर लेता हूं, और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कहां देखना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज पे। तो हम जाएंगे बच्चों सीधे करंट लायबिलिटीज के हेड में जाएंगे और देखेंगे कौन सा करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हमारे ट्रेड पेबल्स 1,10,000 के थे, इंक्रीज होकर कितने के हो चुके हैं, 1,50,000। तो सर ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, 40,000 से। इनको उठा लीजिए आप, तो मैं यहां लिख दूंगा ट्रेड पेबल्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं सर, 40,000 रुपीज से। तो ट्रेड पेबल्स का कितना अमाउंट ले लूंगा मैं, 40,000। और देखते हैं और कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्या, अदर करंट लायबिलिटीज सर ये इंक्रीज नहीं हो रही है, ये तो डिक्रीज हो रही हैं, तो इनको मैं यहां पे कंसिडर नहीं करूंगा। अब मैं इसका जस्ट ऑपोजिट बच्चों लेस आइटम बना दूंगा, और लेस आइटम में आपको पता है कि इसका जस्ट ऑपोजिट हमें करना होता है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों इंक्रीज इन करंट एसेट्स increase in current assets and decrease in current liabilities। वैसे तो मैं शॉर्ट फॉर्म पसंद नहीं करता, लेकिन ठीक है जगह कम है तो बच्चों आप लोग यहाँ पे CL लिख दीजिएगा। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में अब वापस से मेरा बैंड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा सर, आपने हमको शिफ्ट कर दिया है इंक्रीज इन करंट एसेट्स में। याद रखिएगा कैश इन कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना होता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेना होता है। अब यहां पर हमारी इन्वेंट्री के साथ क्या हो रहा है सर, ये बढ़ रही है, तो अब की बार करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं ना, यहां पे इनको आप उठा लीजिए। 1,50,000 से 2,06,000 के हो गए, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन्वेंट्री। ठीक है, निकाल लो बच्चों डिफरेंस कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 56,000। अब चूंकि ये लेस आइटम है ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे 56,000 लिखोगे ना, इसमें एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए नेगेटिव फिगर है यहाँ पे। अब हमने देख लिया सर इंक्रीज इन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के अलावा कुछ और नहीं है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज के लिए सीधे जाइए कहां पर, करंट लायबिलिटीज के हेड के अंदर, और देखिए कौन सी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अदर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, 20,000 से 12,000 की हो गई है। तो मैं यहां पे बच्चों लिख दूंगा अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है। वैल्यू देख लीजिए कितनी है सर, 20,000 से 12,000 हो गया है, मतलब 8,000 रुपीज जो है सर यहाँ पे हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों मैं यहां से कैलकुलेशन उठा रहा हूं 1,08,500, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सर 38,000, उसमें सर आप ऐड कर दीजिए 40,000, उसके बाद इसमें से माइनस कर लीजिएगा 56,000, एंड आफ्टर डेट माइनस कर लूंगा बच्चों मैं 8,000। तो यहाँ पर ये 1,22,500 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मेंशन करिए 1,22,500, और यहाँ पे लिख दीजिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर बच्चों ये नेगेटिव आ जाता ना, तो मैं यहां पर इसको लिखता कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारा बच्चों यहां पर ऑपरेटिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाके शिफ्ट हो रहा हूं किसके अंदर, अब मैं जा रहा हूं बच्चों आप लोगों के लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे। तो यहां पर हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए इन्वेस्टिंग। तो यहां मैं लिखूंगा पार्ट बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जैसा कि बच्चों मेरा प्रॉमिस आप लोगों से कि भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो अभी पहले विदाउट एडजस्टमेंट से एक एक चीज सीख लें, किसको कहां पे किस तरीके से प्लेस किया जाता है, उसके बाद विद एडजस्टमेंट्स के भी भरपूर क्वेश्चन करेंगे। अब भैया इंसाइट ले लो, इंसाइट ले लो।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे जैसे ही पहुंचो ना, आप अपने आप को वो बैंड लगा लीजिएगा और सिर्फ मालूम कहां देखना है हमको, आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ देखना है नॉन करंट एसेट की हेडिंग और उससे जुड़े हुए एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, नॉन करंट एसेट्स लेना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए सिर्फ कहां देखोगे बच्चों, नॉन करंट एसेट्स, और इसके अलावा कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं है। तो नॉन करंट एसेट्स में आप लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले क्या समझा रहा था कि अगर ये इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहे होते ना, तो यहां पर हिडन डेप्रिसिएशन होता, लेकिन ये इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने नॉन करंट एसेट्स परचेज किए हैं। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे बच्चों, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स भी लिख सकते हैं। एक्चुअली देखो हमको ना यहाँ पता नहीं कि भाई कौन सा एसेट खरीदा जा रहा है, वो किस कैटेगरी का है, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट है, नहीं पता, इसलिए सीधे लिख दिया मैंने यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर आप लोग इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हैं। बेसिकली परचेज है वो। तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक काम करिए, अब आप लोग ना डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 1,17,000 से बढ़कर कितने के हो गए, 2,74,000 के। तो चलो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 274 में से 117 माइनस करना है हमको, 274 में से 117 माइनस करना है, कितना हो जाएगा ये, यहाँ हो गया बच्चों 14, तो ये बचा सर 7, 5, 1,57,000, तो 1,57,000। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि क्यों मैं यहाँ पर उसको नेगेटिव बना रहा हूँ। एसेट परचेज करने से कैश का आउटफ्लो होता है, कैश मेरा जा रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है पहले के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने उसको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया है। इसके बाद बच्चों अब मैं यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में ए देखने के बाद बी पे आ जाइएगा, क्योंकि आपसे बोल ही रहा हूँ मैं, इन्वेस्टिंग के लिए आपको देखना ही कहाँ पर है, पूरा का पूरा आपको देखना है बच्चों नॉन करंट एसेट्स। तो इनके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं। डिफरेंस निकाल लो, कितना निकल कर आ जाएगा, 13,000 रुपीज से बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और बच्चों ये 13,000 को भी मैं निगेटिव ही लेने वाला हूं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहा हूं तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। अब इन दोनों को उठा के ऐड कर लीजिए, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट, कोई और ट्रांजैक्शन मुझे अब यहाँ पे होता दिख नहीं रहा है, हमने दोनों की दोनों कंसिडर कर लिए। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो बच्चों ये हो रहा है 1,70,000 निगेटिव। अब चूंकि यहाँ पर निगेटिव है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अब मैं आता हूं सी पार्ट पे, जो कि होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब तक बच्चों आप लोग विदाउट एडजस्टमेंट में बहुत अच्छे से कमांड नहीं बना लो ना, मत जाइएगा विथ एडजस्टमेंट में। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतने साल का एक्सपीरियंस है बच्चों, इसलिए इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा लगभग हमने सारी ही चीजें कवर कर ली हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस बार के एग्जाम की तैयारी है हमारी जिम्मेदारी, तो आप लोग हमारे साथ पढ़िए, आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वापस से इनसाइड दूंगा। अब हम काय में आ गए, फाइनेंसिंग में। और मुझे पता है बच्चों, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी डील करता हूं, तो सबसे ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम क्या जाती है, फाइनेंसिंग। वो सोच ही नहीं पाता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी को स्टार्ट कहां से करूं। अरे बहुत सिंपल है भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ कहां देखना होता है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज में बोरोइंग्स देखिए। उसका एक एक्सेप्शन होता है कि कई बार करंट लायबिलिटीज के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट गिवन होता है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो हमको इन्वेस्टिंग के लिए कहां देखना होता है सर, नॉन करंट एसेट्स में देखिए, उसके अंदर आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको देखिए, और जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको देखिए। अब फाइनेंसिंग में आने के लिए ना, आप शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल देखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज देखिएगा, और इन केस कई बार ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट गिवन हो, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो शेयर कैपिटल देखता हूं मैं, पहले 2 लाख रुपीज का था, अब इंक्रीज होके कितने का हो गया, 2,50,000 का। तो लिखो भाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब शेयर्स इशू करने से ना बच्चों हमारे बिजनेस के अंदर कैश आता है, तो यहाँ पर ये जो 50,000 है इसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा, पॉजिटिव ट्रीट करूंगा।
इसके बाद इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के बाद मुझे कहां देखने को बोला गया है सर, अब आप डिवेंचर्स में देखेंगे, हमारे डिवेंचर्स 50,000 से थे, इंक्रीज होके कितने के हो गए 80,000 के। तो यहां पर भी आपने डिवेंचर्स इशू करें बच्चों, तो मैं यहां लिख दूंगा इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने के सर 30,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे 30,000 लिख दीजिए। इतना कर लिया। अब यहाँ देखो बच्चों, करंट लायबिलिटी में कोई बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है क्या? नो सर। कैश क्रेडिट दिख रहा है क्या? नो सर। अब यहाँ देखो, सबसे काम की बात बता रहा हूं। अब शेयर्स पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर आपके पास एडजस्टमेंट में कोई डिविडेंड है क्या? नो सर। सर हम टॉपिक ही विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स पे हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। आपको याद होगा ऑपरेटिंग में भी मैंने इसका 15% निकाला था। तो 50,000 का बच्चों 15% कितना होता है सर? ये होता है 7,500। तो मैं यहां लिख दूंगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 7,500। ये हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। कहाँ से आया एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इक्विटी शेयर्स ले लिए, इसके ऊपर डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ से बच्चों हमने डिबेंचर्स ले लिए, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए मैंने इसका इंटरेस्ट निकाल के दे दिया 7,500। अब बच्चों इन तीनों को हम लोग कर लेंगे यहाँ पे कैलकुलेटेड, तो ये हो जाएगा सर 72,500। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो सर हम यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो जनरेटेड भी लिख सकते थे फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहां पर हम लोगों ने तीनों एक्टिविटीज से पता लगा लिया है कितना कैश का इनफ्लो और कितना कैश का आउटफ्लो। अब हमने क्या करना होता है, अब हम एक एक करके बच्चों यहां देख लेते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग से कितना कैश है 1,22,500। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1,22,500। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में मुझसे कैश गया है कितना 1,70,000। तो बच्चों इसको मैं नेगेटिव ट्रीट करूंगा 1,70,000। और यहां हम लोग देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ है कितना 72,500। अब बच्चों इन तीनों को अपन लोगों को क्या करना है, प्लस माइनस करना है, सो डैट हमको ये पता चल जाए कि नेट इंक्रीज डिक्रीज हमारे बिजनेस में कैश का कितना हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअली बताने वाला हूं। तो 1,22,500 का इनफ्लो है सर। इसके बाद आउटफ्लो हो गया कितने का 1,70,000 का। इसके बाद सर वापस से इनफ्लो हुआ है 72,500 का। तो हमारे पास जो नेट इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है कितने का 25,000 रुपीज का। तो यहां पे बच्चों देखो 25,000 लिख दिया, ठीक है ना। अब मालूम क्या करना, यहां लिखिएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये कहां से आ रहा है, ये मैंने A + B + C कर दिया है। और इससे कितना निकल कर आ रहा है 25,000। अब असली कमाल देखिएगा बच्चों क्वेश्चन का, यहां देखिए, इसको रीड करना सीखिए। पिछले साल ना मेरे पास 70,000 रुपीज का कैश था, पिछले साल हमारे पास 70,000 का कैश था। और तीनों एक्टिविटीज से इस साल कितना कैश जनरेट किया मैंने, नेट 25,000। तो 70 + 25,000 मेरे पास कितना कैश होना चाहिए 95,000। तो आप देख सकते हैं कितना कैश गिवन है 95,000। तो यहां पे 25,000 में बच्चों मुझे ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना सर 70,000। तो मेरा कितना आ रहा है 95,000। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी कितना है 95,000। तो यहां बच्चों विदाउट एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिया। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो एक क्वेश्चन बच्चों यहां पे हम लोग और ले लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे साथ क्या हो रहा है। तो यहां देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। इसके अलावा बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और ट्रेड पेबल्स है। तो ये हमने रीड कर लिया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। अब हम चलते हैं अपने एसेट तरफ। तो एसेट में सर हमारे पास है नॉन करेंट एसेट्स, इसके अलावा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो यहां पर एक चीज फिर से बताता हूं, यहां देखिएगा आपके जो नॉन करेंट एसेट्स है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर ये इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहे होते हैं ना, तो यहां से बच्चों मुझे क्या मिल जाता, डेप्रीशिएशन मिल जाता, अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अब यहां अगर कुछ परसेंटेज का साइन लगा होता और कुछ यहां पे परसेंटेज गिवन होता तो यहां से क्या निकल के आता, इंटरेस्ट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स
डिक्रीज इन करंट एसेट्स वाले केस में ये नहीं आता है, ये आंसर्स बनाने के काम आता है। तो ऑल्दो इनके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। आप उसकी जगह इन्वेंट्रीज लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल्स ले लीजिए, ये चल जाएगा। तो बच्चों चलते हैं अपन लोग, अब इसका बना लेते हैं सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपसे कह के रखा है कि भाई प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तो आप लोगों को जबरदस्त। तो यहाँ पर अब हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जो अपना फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेट मेंशन करेंगे बच्चों फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब यहाँ पे मेंशन कर दीजिए पर्टिकुलर अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एकदम क्लियर? 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि भाई आप लोग ऑपरेटिंग के लिए तो फॉर्मेट पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अब आपके पास 2 अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है। आप चाहे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाइए, वहां से उसको उठा के लेकर आइए, या भाई सॉल्यूशन का डायरेक्ट पार्ट बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखूंगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बताइए भाई नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का घर का पता क्या है? मतलब नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमेशा कहां मिलेगा? हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर मिलेगा सर। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखिए 3 लाख से बढ़ के कितने का हो गया? 4 लाख का हो गया। तो यहां बच्चों नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में मेरा आ जाएगा क्या? 1 लाख। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा सर, इसके बाद आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स। ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ही होता है, लेकिन चूंकि यहां पर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में रिजर्व में ट्रांसफर कुछ भी अमाउंट नहीं किया गया है। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों हमेशा करंट लायबिलिटीज के अंदर होता है। देखो दिख रहा है क्या? नहीं है सर। उसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, ये एडजस्टमेंट्स में होते हैं। टॉपिक ही हमारा विदाउट एडजस्टमेंट है, तो ये नहीं हो सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड नहीं है। ये जो वैल्यू हमारी आई है 1 लाख बच्चों, यही अपने आप में क्या है? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और यही अपने आप में क्या है? ये है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद सर इसमें ऐड किया जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों एसेट्स पे लगता है, तो सीधे सबसे पहले मैं कहां पहुंच जाऊंगा? एसेट्स पे पहुंच जाऊंगा। देखिए आपके फिक्स एसेट्स कम हो रहे हैं क्या? नो सर। तो इस मीन्स देयर इज नो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको क्या बताया कि या तो एडजस्टमेंट में होता है या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से अकाउंट गिवन होता है। एक और उसका ऑल्टरनेटिव होता है कि अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है तो इसके अंदर हिडन डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन नहीं है, अब देखना इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं ही नहीं। डेप्रिसिएशन सर क्वेश्चन में है नहीं। डेप्रिसिएशन के बाद आता है अमोर्टाइजेशन, जिसमें इनटैंजिबल एसेट्स कम हो रहे होते हैं। हमारे पास इनटैंजिबल एसेट्स है ही नहीं, तो कम कहां से होंगे? उसके बाद बच्चों हमारे पास होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। तो भले मैं कह रहा हूं इसके अंदर बहुत सारे आइटम नहीं है, लेकिन एक हमारा क्विक यहाँ पे सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, कौन सा आइटम कहां से आता है। इसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स यहां से आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग से, लेकिन चाहकर भी नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां बोरोविंग्स तो हैं, लेकिन उसके सामने इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स नहीं निकाल सकता। उसके बाद आता है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एसेट आपने नहीं बेचा तो लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां रखे रहते हैं करंट लायबिलिटीज में, कोई इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। उसके बाद आता है शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस इन इशू ऑफ डिवेंचर्स नहीं है। लेस आइटम हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सर वो भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे किया नहीं है परचेज सेल से रिलेटेड। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीट, रेंट रिसीट, डिविडेंड रिसीट। इसमें से मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट रिसीट होता है ये थोड़ा सा बहरूपिया है, यहाँ छुपा बैठा रहता है। अगर इसके सामने कोई परसेंटेज गिवन होता है या रेट गिवन होती है इंटरेस्ट की, तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाता। तो इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव नहीं है। उसके बाद आता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी बच्चों इस क्वेश्चन में नहीं है। अब मैं सीधे पहुंच चुका हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे। तो बच्चों ये ही जो है ना मेरे लिए क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो आप देख सकते हैं वहां से लेके वहां तक, कहां से लेके कहां तक, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल तक, इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो
इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट सर कैसे याद करेंगे, मैंने याद करवाया ना आप लोगों को। और बच्चों मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि बस याद रखना है, सारा का सारा एक ही क्वेश्चन में होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ जा चुका हूँ अब बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल पे। ऐड करेंगे इसमें अपन लोग सर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। पूरा पूरा लिखना भाई, CACL अपने को पसंद नहीं है लेकिन क्या करें, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मजबूरी है। तो सर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, देखो भाई करंट एसेट्स का डिक्रीज में ना, इधर देखो ये करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, फिर भी नहीं लेने का क्योंकि ये आंसर बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी यहाँ नहीं आएंगे, ये आखिरी लास्ट स्टेप में जाएंगे। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स के नाम पे मुझे दिख रहे हैं इन्वेंट्री। 82,000 से डिक्रीज होकर कितने हो गया 76, तो 4 और 2 6,000 से बच्चों यहाँ पे जो आपकी इन्वेंट्री वो डिक्रीज हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन्वेंट्री 6,000। और कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है क्या सर? ट्रेड रिसीवेबल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, 92 से 38 के हो गए, इनको भी ले लो। तो यहां लिखूंगा मैं ट्रेड रिसीवेबल्स 92 से कितने हो गए 38, निकाल लो भाई डिफरेंस, कितना बचेगा सर 74। 74 कहाँ से बचेगा भाई, 12 में से 8 गया तो बचा 4, यहाँ बचा 8 में से 3 गया तो सर 54। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 54,000। डिक्रीज इन एसेट्स कंप्लीट हो चुका है, बैंड अपना शिफ्ट कर दो अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज पे, और चल के देखते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है क्या, इंक्रीज नहीं हो रही भाई, डिक्रीज हो रही है, तो ये लेस आइटम में चली जाएगी। तो एक काम करो सर अब आप ना लेस आइटम में आ जाओ, और कुछ यहाँ है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और इस टॉपिक को कवर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विथ एडजस्टमेंट्स बच्चों मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बहुत सारी इंसाइट्स दूंगा। और इसके अलावा बच्चों एक सीरीज और लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अब हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रीजन, असर्शन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी अब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे धीरे धीरे। कंप्लीट तैयारी आप लोगों की रहेगी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स में कौन सा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट ले नहीं सकता, इन्वेंट्री कम हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई इंक्रीज इन करंट एसेट है ही नहीं, कैश इक्विवेलेंट ले नहीं सकता। फाइनल जब आप आंसर कैलकुलेट कर रहे होते हैं वहाँ ये काम आता है। तो सर इंक्रीज इन करंट एसेट्स तो नहीं है। अब एक काम करो भाई, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ देखो सर, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं 8,000 के, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स ही आएंगे, लेस आइटम है, ब्रैकेट में लेके जाना होगा 8,000। और अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना है, 1,50,000 52,000 1,52,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऐसा भी लिख सकते हो। अब हम लोग कर लेते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो यहां बच्चों मैं लिखूंगा बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब जल्दी बता दो, अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए ना कहां देखना है, सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स देखना है सर। अब नॉन करंट एसेट्स में दोनों आ जाएंगे, ए और बी है ना, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो यहां पे मेरे नॉन करंट एसेट्स पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने से बढ़ रहे हैं सर, 560 से ना 850 हो गए। ऐसे भी निकाल सकते हो डिफरेंस। तो यहाँ 15 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9, 7 में से 5 बचेगा तो यहाँ 2,90,000। नेगेटिव एसेट्स खरीदने से कैश का आउटफ्लो होता है। इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या हो रहा है
सर इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, 72,000 से बढ़ रहे हैं ना, 160 और 232 में डिफरेंस कितना निकल कर आएगा, 72 का। तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, कितना बोला था मैंने, 72। अब इन दोनों को उठा के ऐड कर लो तो निगेटिव आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कर लो भाई दोनों को ऐड, कितना हो जाएगा सब, 3,62,000 नेगेटिव। अब आते हैं बच्चों अपन लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। कहां देखने को बोला है सर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हमने देखना है यहां इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल देखना है, और सर नॉन करेंट लायबिलिटीज देखना है। एक्सेप्शनली आपने बताया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी हो सकता है। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है सर 2 लाख रुपीज से, तो यहां पे लिख दो बच्चों इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो शेयर्स इशू करने से हमारे पास कैश आएगा बिजनेस में, तो 2 लाख ले लूंगा पॉजिटिव। उसके बाद बच्चों मैं आ जाता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पे। अब एक चीज़ याद रखना, शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है लेकिन है नहीं, बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है लेकिन है नहीं। अब यहाँ पर ना आपके जो बोरोविंग्स है वो कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, हमने उनका पैसा लौटा दिया सर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, 50,000 रुपीज से कम हो रहा है, नेगेटिव ले लो। अब बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है नहीं, शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है नहीं। इसके अलावा देखो ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन है तो भी आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। ये आपको सोचना पड़ता है कि भाई इनके ऊपर ये आइटम दिए जाते हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर हमने शेयर्स इशू करके रखे हैं तो डिविडेंड देना पड़ता है, अगर हमने बोरोइंग्स करके रखी तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो यहाँ इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ सर हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ आ रहे हैं, कहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और अब आपको बच्चों जो तीनों फाइनल आंसर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना होगा। तो उसके लिए पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 1,52,000 पॉजिटिव। तो 1,52,000 पॉजिटिव है, यहाँ सर 3,62,000 नेगेटिव है, और सर यहाँ पर भी 1,50,000 नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव है सर, ये वाला पॉजिटिव है, जबरानी इसमें मैंने ब्रैकेट लगा दिए हैं। तो ये देखो बच्चों, इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे ना, मतलब ये वाला आइटम और ये वाला आइटम ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3,02,000 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इसमें से हमारा जो नेगेटिव वाला है वो कितना है सर, 3,62,000 जो नेगेटिव वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 60,000 जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे लिखना पड़ेगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरा लिख के आइएगा इक्विवेलेंट्स, 60,000 नेगेटिव। अब वही कहानी फिर से दोहराएंगे, इसमें ऐड कर दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझेंगे भी इसको। यहां आ जाइए, अब देखिए कैश कितना है आपका 70,000, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 94 और 134, और यहाँ पे 50,000। पहले इसको समझाता हूँ आप लोगों को मैं डिटेल में पूरा का पूरा ना, क्योंकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी है। यहाँ देखो करेंट इन्वेस्टमेंट, चलिए यहाँ से ऐसा ट्राई करते हैं अपन लोग, 134 और 70 इन दोनों को ऐड करिए बच्चों। तो 134 और जो 70 हो रहा है सर वो हो रहा है 2,04,000। तो मान के चलिए कि 2,04,000 का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। और यहाँ ये बच्चों इन दोनों को ज़रा कंसिडर करिएगा, 94 और 50 ये होता है आपका 1,44।
ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये दोनों जो है ना वो आंसर बनाने के काम आएंगे। करंट इन्वेस्टमेंट को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही अज्यूम कर लिया जाता है। तो 134 और 70 मतलब ओपनिंग मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 2,04,000 और 94 और 50 क्लोजिंग मेरा कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 1,44,000। तो पिछले साल मेरे पास 2,04,000 का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता था, करंट ईयर में वो कितने का हो चुका है 1,44,000। डिफरेंस निकालो कितने से कम हो रहा है 60,000 से। और ये क्यों कम हो रहा है बच्चों, वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि यहां पर हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट से बनाकर ये पता लगा लिया है कि तीनों एक्टिविटीज के कारण हमारा जो कैश है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहा है 60,000 से कम हो रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,04,000 क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास 2,04,000 का कैश था, लेकिन 60,000 से कम होकर अब मेरे पास कितने का बचा है 1,44,000 का। एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हो भी रहा है। तो ये चीज़ बच्चों मैंने आप लोगों को जो है वो प्रूफ करके दिखा दी है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन का विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ विथ एडजस्टमेंट्स, जहाँ पर हमको इससे भी ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन चिंता मत करिए, सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा देंगे आपके माइंड से। बस आप लोग बच्चों ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते चले। तो यहां हमने कवर कर लिया है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का विदाउट एडजस्टमेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ एडजस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।